हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नमस्ते नवोदय एग्जाम चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय का जो एक एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 9th क्लास के लिए। उसके लिए हमने क्लास शुरू की है, जिस कक्षा के अंदर आप क्या करोगे कि इंग्लिश को जीरो कैटेगरी से कैसे कवर किया जाता है, एक जीरो लेवल से लेकर अपर लेवल तक आपको कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे आप इंग्लिश को सीखोगे और कैसे इसके अंदर आप बेस्ट कर पाओगे। तो चलते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स इट। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे कि जीरो कैटेगरी के अंदर कैसे पढ़ा जाता है। तो इनके अंदर सबसे एक छोटी इकाई होती है फनीम, फिर वर्ड होता है, फिर फ्रेज होती है, फिर क्लोज होता है, और क्लोज के बाद क्या होता है, सेंटेंस होता है। तो इनमें क्या होता है कि हम सबसे पहले फनीम को पढ़ेंगे कि फनीम को देखोगे आप कि फनीम क्या होता है। फनीम एक सबसे छोटी इकाई होता है। फनीम के बाद में हम वर्ड कैटेगरी को पढ़ते हैं। वर्ड फनीम से क्या होता है, फिर एक बड़ा पार्ट होता है। फिर वर्ड से हम किसका निर्माण करते हैं, फ्रेज का निर्माण करते हैं। फ्रेज वर्ड से बड़ा होता है। फिर फ्रेज से बड़ा क्लोज होता है, क्लोज, और क्लोज से क्या होता है, सेंटेंस होता है। अब आप जानोगे कि ये चीजें हमने बोर्ड पे क्यों लिखी है, इनको ही हमने सबसे पहले क्यों लिया, क्योंकि ये एक छोटा पार्ट है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और लास्ट में हमने सेंटेंस को लिया है। सेंटेंस को इसलिए लिया है कि आपको जो भी टॉपिक करवाया जाएगा, जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी, उनमें क्या करेंगे कि सेंटेंस हमारे सबसे ज्यादा काम आएगा। जैसे आपको टेंस पढ़ाना है तो टेंस में सेंटेंस की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। उनके अंदर पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, कुछ भी पढ़ो, यानी बुक पढ़ो, कोई प्रकार का आप टॉपिक पढ़ोगे तो उनके अंदर सबसे ज्यादा जो भूमिका होती है वो हर चीज हम सेंटेंस के माध्यम से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो आप देखोगे इनको वन बाय वन आप इनको रीड करोगे कि कैसे इनकी शुरुआत होती है और कैसे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फनीम की। अब फनीम में क्या होता है, यानी फनीम में देखोगे कि फनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी फनीम एक अंग्रेजी भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई है, यानी स्मॉलेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री में दिया है कि फनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, यानी अंग्रेजी भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, इज कॉल्ड फनीम, जिसको हम किस नाम से पुकारेंगे, फनीम के नाम से पुकारेंगे। अब फनीम को हम देखते हैं कि फनीम को हिंदी में ध्वनिग्राम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ध्वनिग्राम के नाम से जाना जाता है। और ध्वनिग्राम में आप देखोगे कि जैसे फनीम में हमने पी लेटर को लिया है, और पी के अंदर पी लेटर है वो क्या करता है, हमें जैसे पे साउंड का निर्माण करता है। फिर हमने के लेटर को लिया, के के अंदर जैसे कै साउंड आ गई, टी को लिया, टी में टे साउंड आ गई, और एफ को लिया और इसमें क्या होगी, फे साउंड आ गई। इसी प्रकार से जो ये साउंड सिस्टम है वो साउंड ही क्या कहलाता है, फनीम कहलाता है। यानी फनीम है वो किसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो एक साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट है। किसकी यूनिट है, साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब आप इनको किसी भी लैंग्वेज में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, संस्कृत में पढ़ें, पंजाबी में पढ़ें, किसी भी लैंग्वेज की जो छोटी से छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, फनीम होती है। अब बात करते हैं फनीम के बाद हम क्या करते हैं। तो आप देखोगे कि फनीम के बाद, फनीम से हमने लेटर के बारे में सीखा। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं कि ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं, और 26 लेटर होते हैं वो 44 साउंड का निर्माण करते हैं। ये चीज और देखोगे आप कि 26 लेटर होते हैं वो कितनी साउंड का निर्माण करते हैं, 44 साउंड का निर्माण करते हैं। और ये 44 साउंड वो साउंड है जिसको आईपीए के द्वारा स्टैंड की गई है। किसके द्वारा स्टैंड की गई है, आईपीए के द्वारा स्टैंड की गई है। आईपीए का मतलब क्या है, देखो आईपीए एक इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है, यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक ऐसा संघ बनाया गया जिस संघ में ये बात बताई गई कि जैसे आप चाइना में जाओ, अब जैसे नवोदय विद्यालय में आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद जैसे आप कलेक्टर बन जाओगे, पढ़ने के बाद जैसे आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर या डॉक्टर बनने के बाद आप विदेश में भी काम करना चाहोगे तो भी वहां जाने के बाद जैसे आप चाइनीज लैंग्वेज तो नहीं सीख पाओगे, लेकिन जब आपको इंग्लिश लैंग्वेज आएगी तो आप अपना काम कर पाओगे। या आप अपने घरों में भी देखते हो कि जैसे आपके घर में कोई प्रोडक्ट है, जैसे चाइनीज कोई मोबाइल आपने खरीदा, लेकिन उस पर प्रिंटिंग है वो सारी किस चीज में बनी हुई है, सारी की सारी इंग्लिश में है। इसका मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज है वो तो सेम ही होती है, बाकी अपने अपने देशों की अलग अलग लैंग्वेज है। तो इसी प्रकार से जो 26 लेटर हैं ये 44 साउंड देते हैं, और ये 44 साउंड कौन सी है, फनीम की साउंड है। फिर अब आप देखोगे कि फनीम के बाद हमने आगे का जो पार्ट लिया था वर्ड कैटेगरी। अब वर्ड कैटेगरी में निर्माण किसका हुआ, लेटर का। जो हमने ये 26 लेटर लिए हैं इन लेटर का निर्माण हुआ। इन लेटर से किसका निर्माण होता है, वर्ड का होता है। यानी वर्ड के अंदर क्या होता है, देखो जैसे ए साउंड और लेटर,
इनका ग्रुप होता है, किसका, साउंड का या एक लेटर का क्या होता है, ग्रुप होता है। और इनके अंदर क्या होते हैं, इनको एक्सप्रेस किया जाता है एक पर्टिकुलर मीनिंग के द्वारा। क्या किया जाता है, इनको एक पर्टिकुलर मीनिंग के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है कि एक जो लेटर है उनका एक सीक्वेंस बनाया जाता है। सीक्वेंस के बिना, जैसे आपने एप्पल लिखा, बुक लिखा, टेबल लिखा, तो इन वर्ड के अंदर आप देख रहे हो कि इनको भी अब क्रम, हम इनका सीक्वेंस अगर मीनिंगफुल नहीं होगा तो ये वास्तव में क्या नहीं बन पाएगा, वर्ड नहीं बन पाएगा। तो आप देख रहे हो कि फनीम से जो बड़ी इकाई है वो क्या है, वर्ड है। इधर देख रहे हो आप, सबसे पहले हमने क्या लिया है, फनीम को लिया है, और फनीम के बाद फनीम से जो बड़ी इकाई है वो क्या है, वर्ड कैटेगरी है। फनीम से किसका निर्माण होता है, वर्ड कैटेगरी का। और वर्ड के बाद कौन सी कैटेगरी आती है, फ्रेज आती है। अब आप जानोगे कि फ्रेज होता क्या है, तो देखिए ये फ्रेज होता है। देखो, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट डोंट हैव ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। यानी फ्रेज के अंदर क्या होता है, फ्रेज आप हिंदी में जानोगे तो वाक्यांश होता है। जैसे हिंदी में आप एक वाक्य पढ़ते हो, उसी प्रकार से फ्रेज भी क्या होता है, एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश का मतलब एक वाक्य का अंश मात्र, यानी एक ऐसा अंश जिसके अंदर आप ऐसे समझ सकते हो कि इसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की क्या है, अनुपस्थिति है। आप इसमें यह देखोगे कि एक सब्जेक्ट और वर्ब की क्या है, अनुपस्थिति है। कैसे है कि फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी फ्रेज के अंदर एक शब्दों का समूह है। जैसे ऑन, द, टेबल, अलग अलग चीजें हमने लिखी हैं, इनके अंदर देख रहे हो आप अलग अलग वर्ड तो हैं ये, लेकिन डोंट हैव ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। लेकिन इसके अंदर किस चीज की अनुपस्थिति है, इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है और इसके अंदर वर्ब नहीं है। और जब तक आप ये देखोगे कि एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है, तब तक के लिए वो न तो सेंटेंस बन पाता है और न क्लोज बन पाता है। वो सिर्फ क्या बन पाता है, फ्रेज, यानी एक वाक्यांश ही रहता है। तो आपने देखा होगा कि फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड बट डोंट हैव ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, यानी एक शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब अनुपस्थित नहीं है, तब तक ये क्या कहलाएगा, वाक्यांश कहलाएगा। जैसे आप देख रहे हो कि ऑन द टेबल लिखा हुआ है, ऑन द टेबल, अब मैं पूछूंगा बताओ क्या है ये, ऑन द टेबल, टेबल पर, क्या टेबल पर, कोई चीज क्लियर नहीं है। फिर मैंने बोला इन द स्काई, आसमान में, क्या आसमान में, कोई चीज क्लियर नहीं है। अब इसमें मैं देखो दो चीजें ऐड करूंगा, जो चीजें इसके अंदर नहीं है, क्या नहीं है, एक तो सब्जेक्ट नहीं है और दूसरा वर्ब नहीं है। तो मैंने ऐसे लिख दिया एग्जाम्पल के रूप में कि द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब आप देख रहे हो कि बुक है वो टेबल के ऊपर है, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक है वो कहां पर है, टेबल के ऊपर है। तो देखो इसमें क्या जोड़ा हमने, द बुक सब्जेक्ट जोड़ा है हमने, और इज क्या जोड़ दिया, वर्ब जोड़ दिया। यानी आप देख रहे हो कि फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब ऐड होते ही क्या बन गया, ये क्लोज बन गया, सेंटेंस बन गया ये। बल्कि जब तक सब्जेक्ट की अनुपस्थिति रहेगी ये क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। इसी प्रकार से जैसे देखो इन द स्काई है, अब इन द स्काई का कोई मीन नहीं है। अब इसमें मैंने ऐसे लिख दिया कि द बर्ड, ऐसे इसमें ऐड कर दूं कि द बर्ड फ्लाई, द बर्ड्स फ्लाई, इतना ऐड कर दिया। देखो इसमें द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अब ये पूरा वाक्य बन गया, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। यानी दो ही चीजें ऐड की हैं, एक तो हमने क्या कर दिया, बर्ड्स, और एक क्या कर दिया, फ्लाई। अब देखो ये बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट है ये, और फ्लाई क्या है, इधर वर्ब है। आगे इतना क्लियर है, इन द स्काई। यानी फ्रेज के अंदर आप देख रहे हो कि दो शब्दों को ऐड किया, और वो भी कौन सा किया, एक सब्जेक्ट को किया और दूसरा वर्ब को किया। तो सब्जेक्ट और वर्ब ऐड होते ये क्या कहलाएगा, आगे देख रहे हो, ये पूरा फ्रेज कहलाएगा। अब आगे आपने देखा कि इनके बाद हम तीसरी चीज पढ़ेंगे, यानी सबसे पहले हमने फनीम को पढ़ लिया, फनीम के बाद में वर्ड कैटेगरी को पढ़ा, और वर्ड के बाद में आपने फ्रेज को समझ लिया। अब देखोगे कि फ्रेज से जो बड़ी इकाई होती है वो क्या होती है, क्लोज होता है। यानी फ्रेज से फिर बड़ा क्या है, क्लोज होता है। तो अब आप समझोगे कि क्लोज क्या होता है। देखो, क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। क्लोज एक शब्दों का समूह है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, यानी एक सार्थक अर्थ प्रदान करता है। अब देख रहे हो आप कि फ्रेज से एक बड़ा पार्ट आ गया कि क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी उपवाक्य एक शब्दों का क्या होता है, समूह होता है। यानी क्लोज एक शब्दों का क्या होता है, समूह होता है। विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो हमें क्या करता है, एक सार्थक अर्थ प्रदान करता है। और सार्थक अर्थ का मतलब वही है कि हमने इसके अंदर सार्थक अर्थ के रूप में आप समझ सकते हो कि इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। क्या है इसमें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। यानी सब्जेक्ट और वर्ब को ऐड करेंगे तो ये हमें क्या दे पाएगा,
कंप्लीट मीनिंग दे पाएगा, कंप्लीट सेंस दे पाएगा। कंप्लीट सेंस का मतलब क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब। अब इसको देखो, जैसे ही इज ए गुड बॉय। अब आप ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड पढ़ रहे हो, तो इसके अंदर आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये फ्रेज है, अब यानी ये वाक्यांश नजर नहीं आएगा, बल्कि ये क्या नजर आएगा? एक उपवाक्य नजर आएगा या एक सेंटेंस नजर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब की क्या है? उपस्थिति है। जैसे ही इज ए गुड बॉय, इसको पूरा पढ़ो और पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि वह एक अच्छा लड़का है। नेक्स्ट देखा आपने, सी राइट्स ए लेटर, तो इसमें सी सब्जेक्ट है और राइट्स क्या है? वर्ब है, और इनके अंदर ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब जब एक साथ कॉम्बिनेशन बनता है इनका, तो ये क्लोज का निर्माण करते हैं या एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो ये एक इंग्लिश को पढ़ने का एक पैटर्न है, एक कड़ी है, एक सीढ़ी दर सीढ़ी चीज को हम ऊपर तक जाते हैं। जैसे आपने जीरो कैटेगरी फनीम को पढ़ा, फनीम से वर्ड का निर्माण किया, वर्ड से फ्रेज का निर्माण किया, फ्रेज से क्लोज का निर्माण किया, और क्लोज से फिर क्या है? सेंटेंस, और सेंटेंस से सारी बुक लिखी जाती है। हर सेंटेंस से सारे व्याकरण के टॉपिक हल किए जाते हैं। हर व्याकरण का टॉपिक पढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? क्लोज या सेंटेंस की आवश्यकता होती है। तो आप क्लोज से एक फिर बड़ी इकाई देखोगे, क्या होता है? सेंटेंस। तो देखिए साथी, सेंटेंस में क्या है कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। आप इसमें देख रहे होंगे कि हमने इसकी डेफिनेशन को सेम रखा है। क्यों रखा है? कि क्लोज और सेंटेंस में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो इनमें कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि वही तो शब्दों का एक समूह है जो हमें एक सार्थक अर्थ प्रदान करे, क्लोज कहलाता है। और वही एक शब्दों का सार्थक समूह देने वाला या एक शब्दों का समूह है और सार्थक अर्थ प्रदान करने वाला क्या होता है? सेंटेंस होता है। सिर्फ इसमें फर्क क्या है? देखो, अब जैसे आपने देख लिया कि नेहा इज गोइंग टू मार्केट, यही चीजें आप इसमें ऐड कर रहे हो कि सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है इसमें। व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, ये एक एग्जांपल है। अब इनमें सेंटेंस में देखो फर्क क्या है कि सेंटेंस इज ए बॉर्डर टर्म, देन क्लोज इज ए शॉर्ट टर्म। यानी क्लोज एक छोटी इकाई होता है, बट सेंटेंस क्या होता है? एक बड़ी इकाई होता है। यानी एक सेंटेंस के अंदर कई सारे क्लोज पुट किए जा सकते हैं, बट एक क्लोज में कई सारे सेंटेंस पुट नहीं किए जा सकते। इसलिए क्या होता है कि सेंटेंस एक बॉर्डर टर्म है। जैसे आपने देखा होगा, अब सेंटेंस का आगे हम जब पार्ट पढ़ेंगे आगे, तो कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे, तो उनमें आप देखोगे कि कई सारे क्लोजेज आ रहे हैं। इसका मतलब है कि एक सेंटेंस में क्लोज तो आते हैं, बट एक क्लोज में कई सारे सेंटेंस को पुट करना इंपॉसिबल होता है। तो आप अब इसको ढंग से समझो कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस का मतलब है कि वाक्य एक शब्दों का समूह होता है, विच मैक्स ए कंप्लीट सेंस, जो हमें एक सार्थक अर्थ प्रदान करता है। और जैसे आपने देखा इसमें, नेहा इज गोइंग टू मार्केट, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। अब आप इस सेंटेंस को देखिएगा, इसमें थोड़ा सा आपको अलग नजर आएगा कि व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करना थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा है। अब इनमें आपसे ये पूछा जाए कि बताओ इसका सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगी, तो इनकी शेप है, ये सेंटेंस है लेकिन इनकी शेप एक्सक्लेमेटरी साइन में लिखी गई है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये लिखा गया है। अब इनमें आपको क्या करना है? आपको इसमें बताना है कि आप इसका सब्जेक्ट क्या है, इसकी वर्ब क्या है। ये बात आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें इसके अंदर। इसलिए हमने ये लास्ट वाक्य आपके लिए सस्पेंस के अकॉर्डिंग रखा है, और इसको हम क्लियर करेंगे अगली वाली क्लास के अंदर, जब हम सेंटेंस के पूरे टॉपिक को विस्तारित तौर से जब हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आपको बताएंगे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, या किस कैटेगरी का, किस नेचर का ये वाक्य होता है। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारी क्लास को। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, स्वागत।